नमस्कार एल साथियों। हम सॉल्व कर रहे थे पूर्व जमाल रेलवे का 25% इंटरमीडिएट कोटा CNW जेई का पेपर। उस पेपर में हम 33 तक हल कर लिए थे और 33 से आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के लिए। 33 से आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के लिए। चलो 33 में देख लेते हैं क्या है। 33 हो गया था, 34 में देखेंगे। 34 नंबर का प्रश्न है साथियों। यहाँ पूछा है फुल फॉर्म ऑफ PTO, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ए पर्सनल टिकट ऑर्डर, परमानेंट टिकट ऑर्डर, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, पास एंड टिकट ऑर्डर। PTO का फुल फॉर्म पूछा है, तो PTO का फुल फॉर्म होता है आपके प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। PTO का फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज। ये सबको आता होगा लगभग टिकट ऑर्डर। और इसमें जो किराया लगता है 1/3 लगता है। और प्रिविलेज टिकट के मामले में मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रिविलेज टिकट ऑर्डर है जो आपका PTO है, वो चाहे ग्रुप ए का अधिकारी हो, चाहे ग्रुप बी का अधिकारी हो, चाहे क्लास C कर्मचारी हो, चाहे ग्रुप डी कर्मचारी हो। इसी में जो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे गजेटेड हो, नॉन गजेटेड हो। किसी भी ग्रुप का रेल कर्मचारी हो, चाहे ग्रुप ए अधिकारी हो, ग्रुप बी अधिकारी हो, ग्रुप C कर्मचारी हो, ग्रुप डी कर्मचारी हो, ये ज्वाइनिंग पीरियड से लेकर के जब तक रिटायरमेंट होता है आदमी, जब तक ये पर ईयर 4 सेट मिलते हैं। पर ईयर 4 सेट मिलते हैं PTO के, पर ईयर 4 सेट मिलते हैं आपके। और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी अधिक या वो नहीं किया गया है कि अधिकारी को जैसे 6 दे दे आपको 2 दे, तो अधिकारी को भी 4 सेट पर ईयर मिलता है, तो ग्रुप बी अधिकारी को भी 4 सेट मिलता है, ग्रुप C को भी 4 सेट मिलता है, ग्रुप डी को भी 4 सेट मिलता है। और ये ज्वाइनिंग टाइम से ही मिलता है 4 पर ईयर। आपके सेवानिवृत्ति तक 4 सेट पर ईयर आपको मिलते हैं। और इसमें जो किराया लगता है वो आपको 1/3 किराया लगता है। इतना इसमें ध्यान रखना है। यहाँ इसकी PTO की फुल फॉर्म पूछी थी, तो PTO की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो C बनेगा, विशेषाधिकार टिकट आदेश। हिंदी में इसको विशेषाधिकार टिकट आदेश बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको प्रिविलेज टिकट ऑर्डर बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर C आ जाएगा 34 में। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, एक्सल बियरिंग के माध्यम से रिटर्न करंट फ्लो को रोकने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? AD एंड EDB ट्रांसफर। A होगा आपके D एंड ED, B होगा आपके ट्रांसफर, C होगा व्हील सेट अर्थिंग उपकरण और D है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो बनेगा व्हील सेट अर्थिंग उपकरण। व्हील सेट अर्थिंग उपकरण। अंग्रेजी देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्जन एक बार देख लेते हैं। Which equipment is used to prevent return current flow through एक्सल बियरिंग? ऑप्शन A है यहाँ है D एंड ED, B है ट्रांसफॉर्मर और C है व्हील सेट अर्थिंग इक्विपमेंट। तो ये जो C ऑप्शन है आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखते हैं साथियों।
प्रश्न नंबर 36 है, नवनिर्मित वोक्सवैगन वैगन प्रथम पीओज की आवधिकता क्या है? तो मैं पूर्व प्रश्न में इसका एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो वोक्सवैगन वैगन है उसका जो फर्स्ट पीओज होता है, प्रथम पीओज होता है उसका जो प्रथम पीओज होता है नवनिर्मित का, यहाँ नवनिर्मित शब्द पकड़ना आपको, नवनिर्मित यानी पहली बार पीओज होता है, वो आपके 6 ईयर पे होता है, यानी कि 72 माह की अवधि पे होता है, 72 माह की अवधि पे होता है। और जो दूसरा पीओच होता है वो आपके 4.5 ईयर, दूसरा जो पीयर होता है वो 4.5 ईयर पे होता है, 4.5 वर्ष पे होता है, यानी कि 54 माह। तो वैगन बॉक्स एन से यहाँ दोनों पूछ लिए हैं, यहाँ 54 माह भी पूछ लिया और फर्स्ट पीओच भी पूछ लिया, तो दोनों का ये ध्यान में आप रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। न्यूली बिल्ट बॉक्स एंड वैगन फर्स्ट पीओज पीरियडिटी इज, तो यह आपके आ जाएगा 6 ईयर, 72 मंथ्स, 72 मंथ, 6 ईयर। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, कार्टिज टाइप रोलर बियरिंग कैप स्क्रू का टॉर्क वैल्यू क्या है? तो यह आ जाएगा आपके 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम मीटर। तो यहाँ पे 40 किलोग्राम मीटर है जो ऑप्शन बी में है। टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्टिज टेपर टाइप रोलर बियरिंग कैप स्क्रू इज, तो ये 40 केजी मीटर आ जाएगा आपका। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, ये टेक्निकल पैम्पलेट से साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन टेक्निकल पैम्पलेट्स की आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि टेक्निकल पैम्पलेट से संबंधित आपके पेपर में 2-3 प्रश्न जरूर रहते हैं। तो इस पेपर में भी ये एक तो आ ही गया है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, जो केसनब बोगियों के निरीक्षण और रखरखाव के लिए जो निर्देश आरडीएसओ के तकनीकी आरडीओ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपके लखनऊ में है, कि तकनीकी पैम्पलेट का क्या उपयोग किया जाता है, यानी किस टेक्निकल जो केसनब बोगियां होती हैं उनके निरीक्षण और रखरखाव के लिए कौन से टेक्निकल पैम्पलेट का यूज किया जाता है? तो G95 का किया जाता है, G95 का किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ केसनब बोगी व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड, तो वो आ जाएगा आपका G95। चलिए, 39 है, व्हाट डू यू मीन बाई सीसी रेक? तो सीसी रेक क्लोज सर्किट रेक होता है, मैंने खूब बार पहले वीडियो में बताया आपको, पिछले मेरे पेपर आप देखोगे, लेटेस्ट जस्ट पीछे वाला ही देखागा तो मैंने बहुत अच्छे इसको अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक प्रीमियम रेक होता है, एक सीसी रेक होता है। सीसी रेक का मतलब होता है क्लोज सर्किट रेक। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में है आपके यहाँ क्लोज सर्किट रेक। तो सीसी रेक का मतलब क्लोज सर्किट रेक होता है, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा। चलिए, नेक्स्ट है 40 देखते हैं। उच्च क्षमता वाले ड्राफ्ट गियर हैं, तो उच्च क्षमता वाले एक नहीं पूछ रहा है ये दोनों के जोड़े के हिसाब से दिया है। तो जो उच्च क्षमता वाले हैं वो आपके हो जाएंगे MK50, MK50 और RF361, RF361। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बैठ रहा है उसी तो बैठेगा नहीं, डी भी नहीं बैठेगा, ए भी नहीं बैठेगा, आपके जो ऑप्शन बैठेगा वो मार्क 50 और RF361 बैठेगा। तो यहाँ ऑप्शन 40 में ऑप्शन बी इज उच्च क्षमता वाले, तो 40 में बी करेक्ट हो जाएगा, MK50 और RF361। इंग्लिश में देख लेते हैं, द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर आर, तो यहाँ पे जो आपका मार्क 50 एंड RF361 इज आंसर करेक्ट, क्योंकि ये आ नहीं सकता क्योंकि ड्राफ्ट गियर है ही नहीं। तो ये भी ड्राफ्ट गियर नहीं है, ये भी ड्राफ्ट गियर नहीं है। तो जब हम यहाँ अगर जर्नल दिमाग भी लगाते हैं तो तीनों ऑप्शन तो अपने वैसे ही कट रहे हैं। तो जीनो जब कट जाएंगे तो बचेगा कौन सा? तो बचेगा वही MK50 एंड RF361 बचेगा। तो अपने एक जर्नल दिमाग लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो 40 में बी बनेगा। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ MA एंड UR,
तो यहाँ एम ए एंड ये आर है, ये एक प्रतीक है चिन्ह का। तो द वैल्यू ऑफ एम कैपिटल लेटर ए यू एन कैपिटल लेटर आर। तो यहाँ जो राइट आंसर बनता है आपका वो बनेगा 10 माइनस 3 एंड 10 माइनस 6, ये आपका रेस्पेक्टिवली बनेगा। तो ये ऑप्शन हम देख लेते हैं किस में है, 10 माइनस 3 एंड 10 माइनस 6 देख लेते हैं। तो ये आपके किस में है, ये आपके ऑप्शन बी में है। तो यहाँ ये 6 आ गया, ये बनेगा नहीं, ये 3 3 यह है, तो यहाँ 9 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 अच्छा, ये इसका जो बी है वही करेक्ट आपका आंसर बैठेगा। तो आपके 40 में बी आंसर हो जाएगा, सॉरी 41 में बी आंसर हो जाएगा। और ये जो 42 में पूछा है ये वही है, सॉरी ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, हिंदी में है यहाँ पे। चलिए 42 देखते हैं। बॉक्स एंड आर वैगन की दूरी क्षमता पूछी है यहाँ। तो जो बॉक्स एंड आर की दूरी क्षमता होती है वो आपकी 22.9 होती है, 22.9 होती है। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 22.9 है, चेक कर लीजिए। 33 पॉइंट होगा नहीं एंड 19.9 होगा नहीं, 22.9 ऑप्शन सी में है। तो 22.9 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो 42 में सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 है, मटेरियल ऑफ फ्लोर शीट ऑफ बॉक्स एंड एचएल इज। मटेरियल ऑफ फ्लोर शीट, जो बॉक्स एंड एचएल होता है तो उसकी जो फ्लोर शीट है वो किसकी सामग्री की बनी होती है। तो वो होता है आपका IRSM 44 होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं IRSM 44 होता है। और ये आपके ऑप्शन सी में है, ये आपके ऑप्शन सी में है। तो 43 का सी आंसर हो जाएगा। यानी अंग्रेजी वर्जन और देख लेते हैं, मटेरियल ऑफ फ्लोर शीट ऑफ बॉक्स एंड एचएल इज IRSM 44। तो ये आपके IRSM 44 ऑप्शन सी में है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, IRSM 44 यहाँ आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है 44 देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, permissible variation in wheel tread diameter on the same trolley of BG wagon while charging the wheel is 10 mm, 13 mm, 12 mm, 15 mm। पहिया बदलते समय BG वैगन की एक ही ट्रॉली पर व्हील ट्रेड व्यास में अन्य में भिन्नता है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं यहाँ आपको एक तरीका बताता हूँ, उसके आधार पे आप इस प्रश्न को सोल्व कीजिएगा। आपका आपके चाहिए कोचिंग से हो चाहे वैगन से हो, इसको हम इस हिसाब से देखेंगे। पहले हम लेते हैं आपके यहाँ ले लेते हैं कोचिंग का ले लेते हैं। आप पहले हम कोचिंग का ले लेते हैं, पहले हम कोचिंग का ले लेते हैं। कोचिंग में सबसे पहले देखेंगे एक ही एक्सल पर, एक ही एक्सल पर, फिर देखेंगे ट्रॉली पर या बोगी पर, फिर देखेंगे ट्रॉली पर या बोगी पर, फिर देखेंगे कोच पर। तो कोचिंग पर पहले एक्सल पे एक होता है 0.5 mm, एक ही एक्सल पे होता है 0.5 mm। ये किस में होता है, कोचिंग में होता है, ध्यान रखिएगा। फिर हम ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली में ये होता है 5 mm, यानी बोगी की बात कह सकते हैं आप। यहाँ बोगी भी बोल सकते हो इसको, ट्रॉली मतलब बोगी भी आप कह सकते हैं। तो ये ट्रॉली पे होता है 5 mm और पूरे कोच पे होता है ये आपके 13 mm। ये तो हो गया कोचिंग का। फिर यहाँ लिखते हैं अपन गुड्स का, फिर लिखते हैं गुड्स का। गुड्स में ये एक्सल पे हो जाएगा 0.5 mm और बोगी या ट्रॉली पे हो जाएगा 13 mm और कोच पे हो जाएगा ये 25 mm। अब आप
कोच का भी हल कर सकते हैं और गुड्स का भी हल कर सकते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, पहिया बदलते समय बीजी वैगन की एक ही ट्रॉली पर, तो ट्रॉली आ जाए ये, और ये कर रहा है वैगन की बात कर रहा है, गुड्स की। ये कोचिंग का है, तो गुड्स में कितना हो जाएगा एक ही ट्रॉली पे, 13 हो जाएगा, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो ट्रॉली पर व्हील ट्रेड में अनुमेय भिन्नता है, तो वो आपका 13 हो जाएगा, ऑप्शन बी। यदि वो आपके कोचिंग में पूछता ट्रॉली पे तो 5 हो जाता, और यदि वो एक ही एक्सल पर कोचिंग में पहुंचता तो 0.5 हो जाता, और गुड्स में भी एक ही एक्सल पे पहुंचता तो 0.5 हो जाता, और यदि कोचिंग में एक कोच पर पूछता तो 13 हो जाता, और गुड्स में पूछता तो 25 हो जाता। यहाँ उसने ट्रॉली या बोगी पर पूछा है वैगन में, तो वैगन में 13 होता है और कोच में 5 होता है, तो यहाँ आपका जो 13 आंसर बनेगा। तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गलत नहीं होगा। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने ये फॉर्मूला आपको समझाया। तो चलिए अब आगे चलते हैं, 45 में चलते हैं। व्हाट इज द लेंथ और हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्स एंड वैगन? बॉक्स एंड वैगन की लेंथ और हेड स्टॉक कितनी होती है? तो ये होती है आपके 9784 बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हिंदी में देख लेते हैं, बॉक्स एंड वैगन के हेड स्टॉक की लंबाई कितनी होती है? तो ये 9784 होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 45 में आपके 45 में आपके 700 चौरासी हो जाएगा, 9784। बॉक्स एंड व्हाट इज द लेंथ और हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्स एंड वैगन? बॉक्स एंड की बात कर रहे हैं, हेड स्टॉक की लंबाई पूछ रहा है साथियों। तो ये हो जाएगी आपके 9774, तो ये तो नहीं हो सकती। 9774 नहीं, 9784 है साथियों, बिल्कुल करेक्ट है, 9784 है करेक्ट, 9784। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सीधा करना पड़ेगा पेपर को साथियों। नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले 2 अंक इंगित करेंगे। जो नई वैगन नंबरिंग योजना ये है, उसके अनुसार पहले 2 अंक इंगित करेंगे, तो ये 11 अंकों की आई है साथियों। कितने अंकों की आई है? 11 अंकों की आई है ये आपके 11 अंकों की आई है। तो इसमें पूछा है नई वैगन नंबरिंग योजना, ये आपके 11 नंबरों की आई है। तो इसमें इन्होंने ये पूछा है, नई वैगन नंबरिंग योजना का सर पहले 2 अंक अंकित किसको करेंगे? पहला है स्वामित्व वाली रेलवे, दूसरा है वैगन का प्रकार, तीसरा है निर्माण का वर्ष, और डी है जांच अंक। तो इसमें अपने जो आंसर आएगा, वो जो पहले 2 अंक होंगे वो अंक होंगे आपके वैगन का प्रकार।
ओ सही है वैगन का प्रकार। ये जो नई वैगन नंबरिंग स्कीम आई है साथियों, ये 11 अंकों की होती है, 11 अंकों की होती है, जिसमें दो जो फर्स्ट होते हैं वो आपके टाइप्स ऑफ वैगन, जो पहले 2 अंक होते हैं, टोटल 11 डिजिट होते हैं। तो पहले जो 2 अंक होते हैं, पहले जो 2 अंक होते हैं वो होते हैं आपके टाइप्स ऑफ वैगन, टाइप्स ऑफ वैगन होते हैं। और नेक्स्ट जो 2 डिजिट होते हैं, नेक्स्ट जो 2 डिजिट होते हैं वो स्वामित्व वाली रेलवे। तो 2 तो यहाँ हो गए, नेक्स्ट के 2 होते हैं वो स्वामित्व वाली रेलवे, यानी कि आगे के 2 अंक, 2 अंक छोड़ के आगे के 2 अंक, तो वो होता है आपके ओनिंग रेलवे, यानी स्वामित्व वाली रेलवे। फिर जो नेक्स्ट 2 अंक होते हैं वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखो 2 अंक यहाँ बी आ जाएगा आपका वैगन का प्रकार, फिर अगले 2 अंक आ जाएंगे आपके स्वामित्व वाली रेलवे, फिर अगले 2 अंक आ जाएंगे आपके निर्माण का वर्ष। तो ये हो गए यहाँ 6 अंक, ये आ जाएंगे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, तो ये आपके 2 अंक, यहाँ तो टोटल हो गए 6 अंक, अब बचे 5 अंक। तो जो फिर नेक्स्ट जो 4 डिजिट होते हैं वो इंडिविजुअल वैगन नंबर होते हैं, यानी 6 तो यहाँ तक हो ही गए, 6 अंक यहाँ हो गए। और जो नेक्स्ट जो 4 अंक, 6 तो ये हो गए, 2 यहाँ हो गए, यानी वैगन का प्रकार प्रथम 2, दूसरा स्वामित्व वाली रेलवे 4, तीसरा निर्माण का वर्ष 6, और फिर 6 के बाद जो 4 अंक बनता है वो बनता है चौथा अंक इंडिविजुअल वैगन नंबर। ये जो चौथा अंक बनता है ये इंडिविजुअल वैगन नंबर बनता है। फिर हो गए ये 10, फिर लास्ट का 1 अंक, तो वो लास्ट का जो 1 अंक होता है, लास्ट का जो 1 अंक होता है वो चेक डिजिट होता है, चेक डिजिट होता है। देखिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये टोटल 11 अंकों की है नई वैगन नंबरिंग योजना है। इसमें से जो प्रथम है वो टाइप्स ऑफ वैगन बताता है, प्रथम 2, इसके बाद ओनिंग रेलवे बताता है अगले 2 अंक, स्वामित्व वाली रेलवे कितने हो गए 4, फिर अगले 2 अंक बताते हैं निर्माण का वर्ष, ये हो गए 6, और फिर जो ये 4 अंक है ये बताते हैं आपके इंडिविजुअल वैगन नंबर, तो हो गए 10, और लास्ट का 1 बचा, ये चेक डिजिट अंक होता है। तो इस हिसाब से आपके टोटल 11 का वर्णन मैंने कर दिया है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा वैगन का प्रकार, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 47 नंबर देखते हैं, खाली परिस्थितियों में वोक्सवैगन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक है, खाली परिस्थितियों में वोक्सवैगन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक है, तो ये हो जाएगा आपके 85 प्लस माइनस 10, 85 प्लस माइनस 10 हो जाएगा आपके, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा आपके, यानी कि पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्स एंड वैगन, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ वैगन इन, साफ दिखाई नहीं दे रहा साथियों क्या है, चलो हिंदी का पढ़ लेते। खाली परिस्थितियों में बॉक्स वैगन का पिस्टन स्ट्रोक है, तो 85 प्लस माइनस 10, यानी ऑप्शन ए इज यहाँ करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट है वो है आपका 48 नंबर है, व्हाट डू यू मीन ऑफ SWTR। तो SWTR की फुल फॉर्म होती है सिंगल वैगन टेस्ट रिग, सिंगल वैगन
टेस्ट रिग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो व्हाट डू यू मीन ऑफ SWTR, यहाँ यही पूछा है, तो ये सिंगल वैगन टेस्ट रिग आपके ऑप्शन बी में है, तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। STWTR से आप क्या समझते हैं, तो ये होता है सिंगल वैगन टेस्ट रिग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्या है, केसनप बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है। तो ये हल्के स्टील, कार्बन स्टील, सिलिकोमैग्नीज स्टील, तो सिलिकोमैग्नीज स्टील किया जाता है। अंग्रेजी वर्जन भी यहाँ देख लेते हैं। विच टाइप्स ऑफ स्टील आर यूज्ड इनसाइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स ऑफ केसनप बोगी, तो यहाँ जो आपका सिलिकोमैग्नीज स्टील आएगा ऑप्शन सी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, द मैकेनिकल कोड ऑफ बोगी पेट्रोल टैंक वैगन फिटेड विथ पिनोमेटिक ब्रेकेज, तो BTPN, LBM, LBM, LCT। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके BTPN B, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेटिक ब्रेक से युक्त बोगी पेट्रोल टैंक वैगन, युक्त बोगी पेट्रोल टैंक वैगन का यांत्रिक कोड पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा BTPN, यही आपका हो जाएगा, यानी बोगी युक्त पेट्रोल टैंक वैगन, ये BTPN हो जाएगा। तो यहाँ आंसर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है, ये मैंने पूर्व में इसी पेपर में आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझा चुका हूँ। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर कार B यूनिट, कार B यूनिट में कितने होते हैं, तो मैं यहाँ आपको बता दूं, यहाँ समझा देता हूँ साइड में। देखो BLC वैगन जो होता है उसमें एक यूनिट में 5 कोच होते हैं, 5 वैगन होते हैं, सॉरी 5 वैगन होते हैं, 5 वैगन होते हैं। ए कार में 2 होते हैं और B कार में 3 होते हैं। ये कैसे होते हैं, जैसे 5 वैगन है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो पहला और अंतिम है ये ए कार होता है, तो ये 2 हो गए, और बाकी के 3 है बीच में, ये जो 3 है ये आपके बी कार हो गए। तो यहाँ बी कार का पूछा है, तो बी कार का 3 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आपका 3 हो जाएगा। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यही आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 52 है, ये तो सीधा सट है, परीक्षण का उपयोग दूर के आंतरिक दोषों के लिए UST किया जाता है, तो ये डायरेक्ट आपको याद होगा, अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है जो आंतरिक दरार के लिए किया जाता है, और एक जाइग्लो टेस्ट किया जाता है जो बीरिंग के लिए होता है, और एक NDT टेस्ट होता है जो आपके ऊपरी सतह के लिए होता है, सरफेस सतह जिसको बोलते हैं, सरफेस के लिए होता है। तो यहाँ आपके आंतरिक दोषों का पूछा है, इसलिए UST हो जाएगा। UST का मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट। चलिए 5-3 है, यहाँ 5-3 में आपको पूछा है कि 1 माइक्रोन के बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन के बराबर 0.001 होता है, ये आपका 1 माइक्रोन के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन सी में है आपके, तो यहाँ आंसर आपके सी आ जाएगा। चलिए रिमिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो जो रिमिंग है वो आपके कटिंग की है, कटिंग प्रकार की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी कटिंग आ जाएगा इसमें। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज रनिंग, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, कटिंग। चलिए 55 देख लेते हैं, मशीन के जीवन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किए गए रखरखाव को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके प्रिवेंटिव कहा जाता है। 55 में बी प्रिवेंटिव। यहाँ देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं एक बार, मेंटेनेंस डन to increase life and productivity of machine is referred to as preventive, option B is correct answer। चलिए 56 देख लेते हैं, 56 में क्या है, एब्रेसिव
पार्टिकल्स आर इन नेचर। तो क्या आएगा यहाँ, प्रथम आएगा सॉफ्ट, दूसरा है वेरी हार्ड, नॉर्मल, तो यहाँ आपका वेरी हार्ड आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। अब कण कण प्रकृति में बहुत कठिन होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 56 में आपके बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान पहने जाने के लिए उपयुक्त सुरक्षापन पीपी नहीं है? तो काला चश्मा ये तो है, एप्रन भी है, दस्ताने भी है, कैनवास जूता यहाँ नहीं है, तो यही आपके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अंग्रेजी भी देख लेते हैं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल सेफ्टी डिवाइस पीपी टू बी worn ड्यूरिंग ये वेल्डिंग ऑपरेशन? तो इसमें इंग्लिश में पहला दे रखा है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है आपके गोगल्स हैं, तो ये तो राइट है। और अप्रन भी है, गॉल्स भी है, कैनवास शूज यहाँ पे आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा कैनवास शूज बनेगा आपका आंसर। चलिए, कैनवास शूज आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ जो पीपी की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो पीपी की फुल फॉर्म होती है आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये आपकी फुल फॉर्म होती है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा से बताया, ये पूछा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये आपकी यहाँ फुल फॉर्म होती है पीपी की। तो यहाँ राइट आंसर डी बन जाएगा आपके 57 में, डी। नेक्स्ट है मिग वेल्डिंग एमआईजी वेल्डिंग का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपके मेटल इनर्ट गैस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अंग्रेजी वर्जन देख लेते हैं। विच वन इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआईजी वेल्डिंग, यानी मेटल इनर्ट गैस। एन एमआईजी का मतलब मेटल इनर्ट गैस। वेल्डिंग ये मैकेनिकल इंसुलेटिंग गैस, और बी है आपका मेटल इंसुलेटिंग गैस। तीसरा है आपका मेटल इनर्ट गैस। हाँ, यही आ जाएगा मेटल इनर्ट गैस, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 59 में चलते हैं। निम्न में से किस श्रेणी औरों से भिन्न है? तो ये दिमाग वाला प्रश्न है साथियों, देखते हैं क्या भिन्न है। क्रेन, फोर लिफ्टर, जैक, ये सब उठाने का काम करती है। ये टर्न टेबल है, ये अलग टाइप है, तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ये भिन्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कैटेगरीज? क्रेन, फोर्क लिफ्टर और जैक, ये एक ही काम करते हैं तीनों, लेकिन ये जो टर्न टेबल है ये अलग हो गया, तो यहाँ ऑप्शन आपके 59 में डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर का है। ड्राइंग इज द टूल ऑफ इंजीनियर्स, फ्रेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो ये आपके ड्राइंग लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ निम्नलिखित में से ड्राइंग का संबंध क्या है? तो ये अभियंताओं की भाषा से संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो यहाँ वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा है साथियों, द लिस्ट काउंट ऑफ ये वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो सभी जानते होंगे आप, 0.02 mm है, 0.02 mm है। ये आपके वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। यहाँ भी ऑप्शन बी में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 61 में। चलिए साथियों, नेक्स्ट है द अर्थिंग इज ए सिस्टम ऑफ। तो यहाँ दे रखा है सेफ्टी, आइसोलेशंस, इलेक्ट्रिक कन्वर्जेशन एंड कंडक्टिविटी। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा कंडक्टिविटी।
यानी अर्थिंग की प्रणाली निम्न से किससे संबंधित है, तो वो संरक्षा, इंसुलेशन, विद्युत विद्युत चालकता से संबंधित है। तो आपका 62 में डी आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है 63 नंबर है, ये देख लेते हैं। 63 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एट द गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर ये वेल्डिंग ऑपरेशन। तो यहाँ जो इन्होंने आंसर दे रखे हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीडेटिन एंड हाइड्रोजन, और सी में दे रखा है आपके ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो ये ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन यही करेक्ट हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन 63 में सी इज आंसर, ऑप्शन सी इज आंसर। यानी निम्न में से किन गैसों के संयोग वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो वो ऑक्सीजन या ऑक्सीलेटिन होता है, ऑक्सीजन या ऑप्शन सी, सी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 64 देखते हैं, 64 में क्या कह रहा है। पहले अंग्रेजी वर्जन देख लेते हैं, पहले हिंदी देख लेते हैं। क्रेन के संबंध में संरक्षा गुणांक का तात्पर्य इनमें से किसका अनुपात है, तो ये हो जाएगा आपके प्रयुक्त भार और क्रेन की क्षमता, क्रेन की क्षमता और प्रयुक्त भार, क्रेन के लोड उठाने वाले भाग और लोड की तन्य क्षमता। तो ये सी आंसर है जो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्जन देख लेते हैं। pertaining to crane the factor of safety mean the ratio between, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वही सी बनेगा, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द लोड बियरिंग पार्ट एंड दैट ऑफ लोड। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए 65 नंबर का देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 65 नंबर पूछ रहा है 1 यूनिट विद्युत निम्न में से किसके बार होता है, तो 1 यूनिट पर 1 किलोवाट होता है। यहाँ अच्छी तरह से देख लेते हैं। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, यानी 1 किलोवाट आवर, ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपके फर्स्ट में ए आंसर। चलिए 66 है Which one of the best human senses that can be used to identify an internal fault of a run machine? तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा टचिंग, ऑब्जर्विंग, स्मेलिंग, लिसनिंग, स्मेलिंग बन जाएगा यहाँ सी, सूंघना। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन से मानवीय संवेदना को किसी चलती हुई मशीन के आंतरिक दोष को करने में प्रयोग किया जा सकता है, तो वो सूंघना है, ऑप्शन सी। तो ये था साथियों पार्ट 2, और हम जो पार्ट 3 करेंगे वो 67 से 100 तक लेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय हिंद।